पिछले वीडियो में हमने एक फ्रॉक के बनने की प्रक्रिया को बड़े करीब से देखा और जाना। इसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस फ्रॉक को क्या कैंची, सुई और सिलाई मशीन ने बनाया या फिर पार्वती ने बनाया? अजीब सा सवाल है ना, लेकिन इस आसान से और अजीब से सवाल का आसान सा उत्तर या तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं या वे जानबूझकर सारी दुनिया से इस जवाब को छुपाते हैं। हम सब जानते हैं कि कैंची ने कपड़े को नहीं काटा, बल्कि पार्वती ने कैंची के इस्तेमाल से कपड़े को काटा है। सुई ने कपड़े को नहीं सिला, बल्कि पार्वती ने सुई के इस्तेमाल से कपड़े को सिला है। सिलाई मशीन ने उसमें सिलाई नहीं की, बल्कि वो सारी मशीन पार्वती के इशारे पर चलती हुई कपड़े को सिलती रही और फ्रॉक बनकर तैयार हो गई। तो मुद्दे की बात यह है कि किसी भी काम को करने के लिए औजारों की भी ज़रूरत होती है और इंसानों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये दोनों लोग काम करते हैं। काम सिर्फ इंसान करते हैं। चलिए अब एक अलग उदाहरण लेते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं एक मेज का। एक मेज कैसे बनती है? उसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कच्चा माल यानी कि लकड़ी, और चाहिए कीलें। तो हम क्या करेंगे? हम सब पहले कुछ लकड़ी के टुकड़ों को काटेंगे। आरी से काट लेने के बाद अलग अलग टुकड़ों को हम जोड़ लेंगे, उनमें कील ठोक देंगे। ज़रूरत होगी तो उनमें गोंद भी लगाएंगे, फेविकॉल भी लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब वो बनकर तैयार हो जाएगी तो उस पर कर देंगे रंग। और ये सब कर देने के बाद में एक मेज पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तो अगर देखें कि एक मेज बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल ज़रूरी था, तो कच्चा माल ज़रूरी था लकड़ी, कच्चा माल ज़रूरी था रंग, गोंद और कीलें, क्योंकि ये सब माल तैयार होने के बाद उसके अंदर ही रह जाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ औजारों की ज़रूरत होती है। औजार कौन कौन से ज़रूरी थे? औजार ज़रूरी थे आरी, इसको काटने के लिए। उसके बाद ज़रूरी थी हथौड़ी। उसके बाद ज़रूरी क्या था? रंग का ब्रश। और हाँ, हम उस रेती को भी नहीं भूल सकते जिससे घिस घिस कर हमने इस लकड़ी को चिकना किया था। मेज के इस उदाहरण में भी हमें ये पूछना होगा कि ये मेज हथौड़ी ने बनाई, आरी ने बनाई, रेती ने बनाई या फिर नेमीचंद भैया ने बनाई? इसका जवाब ये है कि ये पूरी की पूरी मेज नेमीचंद भैया ने बनाई और इस पर रंग किया निहार सिंह भैया ने। औजार कोई काम नहीं करते, औजार सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। काम तो इंसान ही करते हैं। मेज के उदाहरण में अब एक और सवाल हमें पूछना है, और वो सवाल ये है कि मेज का कच्चा माल क्या था? मेज का सबसे प्रमुख कच्चा माल था लकड़ी। ये लकड़ी कहाँ से आई? इस लकड़ी का कच्चा माल क्या था? लकड़ी का भी कच्चा माल होता है, माल का भी कच्चा माल होता है, कच्चे माल का भी कच्चा माल होता है। तो फिर लकड़ी का कच्चा माल क्या था? लकड़ी आती है पेड़ से। तो क्या पेड़ कच्चा माल था? इस बात का जवाब तो हम केवल तब ही दे सकते हैं जब हमें ये पता हो कि ये पेड़ कौन सा था जिससे ये लकड़ी काट कर लाई गई। क्योंकि अगर कोई पेड़ जंगल से लाया गया तो उसमें किसी इंसान की मेहनत नहीं लगी हुई थी। किसी जंगल के पेड़ को उगाने में किसी इंसान की मेहनत नहीं लगती है, वो तो खुद ब खुद उगाता है। तो फिर दूसरा पेड़ जो किसी बाग में उगाया गया हो, फर्नीचर के काम के लिए ही उगाया हो गया हो, जिसमें इंसान की मेहनत लगी हो, वो पेड़ जरूर कच्चा माल कहा जा सकता है। किसी माल की तरह ही कच्चा माल भी केवल वही होता है जिसमें इंसान की मेहनत लगी होती है। अब मान लीजिए कि किसी जंगल से भीमा नाम का कोई आदमी किसी पेड़ को काट कर ले आया और उसने उसको काट कर लकड़ी के तख्ते बना लिए। तो क्या लकड़ी के तख्तों का कच्चा माल उस पेड़ को माना जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंगल का पेड़ था, अपने आप उगाया था। वहीं दूसरी ओर अगर किसी बाग से ये पेड़ काट कर लाया गया था और उससे तख्ते बनाए गए थे, तो तख्तों का कच्चा माल उस पेड़ को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाग में किसी पेड़ को उगाने के लिए बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है इंसानों को। सबसे पहले उस ज़मीन को खोदना होता है, उसमें बीज लगाने होते हैं, समय समय पर पानी, खाद, तमाम चीज़ें देनी होती हैं, धूप से बचाना है, कभी धूप दिखानी है। तो बहुत सारी मेहनत के बाद में जाकर वो पेड़ बाग में उग जाता है। उसको काटकर अगर लकड़ी के तख्ते बनाए गए हैं तब वो कच्चा माल कहा जा सकता है। तो बात समझ में आई कि जिस लकड़ी के तख्ते से मेज बनी है उसका कच्चा माल बाग से लाया हुआ पेड़। चलिए अब हम चलते हैं उस पेड़ की तरफ कि उस पेड़ का कच्चा माल क्या हो सकता है। पेड़ का कच्चा माल क्या जमीन हो सकती है? अगर बात जंगल के पेड़ की करें
तो क्या जमीन और जंगल उस पेड़ के लिए कच्चा माल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन को क्या इंसान ने बनाया है? क्या जंगल को इंसान ने बनाया है? नहीं, वो सब तो कुदरती पदार्थ हैं। कच्चा माल तो सिर्फ वही हो सकता है ना जिसे इंसान की मेहनत से बनाया गया हो। आइए अब हम बाग के पेड़ की तरफ चलते हैं। बाग का पेड़ भी जमीन में पैदा होता है, तो क्या बाग की जमीन उस पेड़ के लिए कच्चा माल है? वो भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई बाग की मिट्टी को जोता गया होगा, उसमें बहुत सारी फावड़े और खुरपी से मेहनत की गई होगी, तब तो उसमें इंसानी श्रम लग गया, फिर तो वो धरती कच्चा माल होनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, वो सारी मेहनत पेड़ को उगाने के लिए की गई थी, धरती को उगाने के लिए नहीं की गई थी। धरती तो पहले से मौजूद थी। जमीन किसी भी सूरत में कच्चा माल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे कपड़ा किसी फ्रॉक में बदल जाता है, लकड़ी किसी मेज में बदल जाती है, जमीन पेड़ में नहीं बदलती। तो फिर क्या पेड़ का कच्चा माल बीज होगा? जरा सोचिए। चलिए अब एक सवाल करते हैं आपसे। ये बताइए कि अगर हम किसी कच्चे माल से कोई नई चीज बनाते हैं, तो इस नई चीज का वजन कच्चे माल के मुकाबले कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा? थोड़ी देर पहले हमने एक फ्रॉक को बनते हुए देखा था। तो उस फ्रॉक में जो कपड़ा लगा था, उस कपड़े में से बहुत सारी कतरन बाहर निकल गई थी। धागा भी काफी हद तक बाहर ही रह गया था, और जो कुछ माल उस फ्रॉक के अंदर लग पाया, उसको लगने के बाद में फ्रॉक का वजन कपड़ा, धागा और बाकी सारी चीजों के मुकाबले सब कुल मिलाकर कम था। इसी तरह हमने मेज में देखा। मेज में जो लकड़ी लगी थी, उसे छीलते वक्त में उसका बहुत सारा बुरादा बाहर निकल गया था। तो मेज का कच्चा माल, उसका वजन मेज के वजन के मुकाबले ज्यादा था। मतलब मेज यानी कि जो फाइनल चीज थी, उसका वजन कच्चे माल के मुकाबले कम था। तो फ्रॉक हो या फिर हो मेज, ये दोनों ही निर्जीव चीजें हैं, और इन दोनों चीजों में लगने वाला कच्चा माल निर्जीव है। इसलिए उसे कच्चा माल कह देना या उसे समझ लेना बहुत आसान है। और ये भी समझ लेना बहुत आसान है कि इनके कच्चे माल का वजन इन उत्पादों के वजन से ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी लकड़ी की, लकड़ी के तख्ते की, तो उसमें लगने वाला जो कच्चा माल है, यानी कि पेड़, उसे निर्जीव वस्तु नहीं कहा जाता। इसलिए ये तय कर पाना भी बड़ा कठिन होगा कि उस कच्चे माल का वजन फाइनल जो उत्पाद बना उसके वजन से ज्यादा होगा या कम होगा। पेड़ एक सजीव वस्तु है, और पेड़ का कच्चा माल क्या बीज होगा? यही तो मेरा सवाल था। लेकिन बीज को पेड़ का कच्चा माल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बीज का वजन तो बहुत कम होता है, और पेड़ का उससे हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा वजन होता है। तो क्या किसी फाइनल उत्पाद का, किसी तैयार माल का वजन उसके कच्चे माल से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बीज पेड़ का कच्चा माल नहीं है। दरअसल बीज से पौधा बनने और पौधे से पेड़ बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ बीज का ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि धूप का भी होता है, खाद का भी होता है, मिट्टी, पानी, लवण, तमाम चीजों का होता है। तो क्या ये सारी चीजें मिलाकर कच्चा माल होंगी पेड़ के लिए? बिल्कुल भी नहीं होंगी। ऐसा क्यों नहीं है, ये जानने के लिए हम फ्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई फ्रॉक में लगा था कपड़ा, धागा, ये कच्चा माल थे। एक बार जब फ्रॉक तैयार हो गई तो बार बार इसमें कपड़ा और धागा लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन पेड़ की बात क्या करें? पेड़ के अंदर तो धूप, पानी, खाद, इनकी तब तक जरूरत बनी रहेगी जब तक पेड़ जीवित रहेगा। तो बात एकदम साफ है। कच्चा माल शब्द का प्रयोग हम फ्रॉक और मेज जैसी निर्जीव वस्तुओं के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन पेड़ जैसी सजीव वस्तु के लिए कच्चा माल शब्द इस्तेमाल करना बेकार है। धरती में से कंद, मूल, खनिज, तेल, ये सब निकालने में किसी कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। जंगल में से फूल, पत्ती, लकड़ी या पशु पक्षियों को निकालने के लिए भी किसी कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें कच्चे माल की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, औजारों की जरूरत हर प्रक्रिया में होती है, हर चीज को बनाने में होती है। मेरी बात एकदम सही है ना? क्या किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए
कच्चा माल और औजार के अलावा किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं होती? अगर होती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस सवाल के जवाब के साथ ही मैं कुछ और नई बातों के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो और ये पूरी सीरीज आपको बहुत काम की लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। थैंक यू।